नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज बाइस्कोप में। मैं हूं आसिया। लगातार हम हर सीट को स्कैन कर रहे हैं। झारखंड की 81 विधानसभा सीटों पर हमारी नजर है और एक एक कर तमाम विधानसभा सीटों पर हम पहुंच रहे हैं। उसकी गहनता से जांच कर रहे हैं, उसकी पड़ताल कर रहे हैं, सीट के मिजाज को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसके नेचर को जानने की कोशिश कर रहे हैं और ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जीत हार के जो रिजल्ट है, परिणाम है, वो आखिर किस आधार पर वहां तय होते हैं। तो आज हम बात करेंगे चतरा और जमुआ की, लेकिन पहले बात कर लेते हैं यहां पर चतरा सीट की। चतरा सीट से आरजेडी कोटे से विधायक बने सत्यानंद भोक्ता इस सरकार में मंत्री हैं। अब यहां पर इस सीट का समीकरण क्या कह रहा है? अब ये सीट क्यों अलग नजर आ रही है? अब यहां से जो भोक्ता समाज का वर्चस्व रहा है, क्यों वो चुनावी मैदान में नहीं आ सकता है? इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी राकेश रंजन जुड़े हुए। रंजन जी, सबसे पहले हम चतरा सीट को स्कैन करते हैं। बड़ी दिलचस्प अब यहाँ की कहानी है। लगातार जो आंकड़े हम देख सकते हैं, उन आंकड़ों में देखेंगे तो भोक्ता यहाँ से जीतते रहे हैं। अब भोक्ता जाति यहाँ से चुनाव लड़ने के लिए क्या एलिजिबल रह गए हैं और उसके बाद अब यहाँ का सीट कैसे स्कैन करेंगे? देखिए, एक दिलचस्प बात है कि जब से झारखंड राज्य बना है या आप 2000 से ही देख लें तो इस सीट पर अगर आप देखें तो जनार्दन पासवान और सत्यानंद भोक्ता के बीच जो है वो मुकाबला होता रहा था। लेकिन इस बार वो चीज़ नहीं होगा, क्योंकि जैसा आपने बताया कि अब भोक्ता जाति जो है वो एससी आरक्षित सीट पर नहीं जीत सकेगा। खैर, हम पहले चतरा को स्कैन करते हैं और जब हम इसको स्कैन करते हैं तो ये दिखता है कि ये बिहार का सीमावर्ती ज़िला है झारखंड का, जो कि गया को टच करता हुआ है। तो यही एक वजह है कि चतरा में आप देखिएगा कि जो बिहार में राजनीतिक दल प्रभुत्व रखते हैं वो यहाँ से चुनाव लड़ते रहे हैं। आरजेडी यहाँ पर मजबूत रही है और इसकी एक वजह यह है कि वो बिहार की सीमा से सटा हुआ क्षेत्र है चतरा। और इस बार दिलचस्प है कि जब एनडीए ने गठबंधन किया है तो ये सीट बिहार की ही एक और प्रमुख पार्टी एलजेपी के हिस्से में जा रही है, मतलब कि चिराग पासवान की एलजेपी आर के हिस्से में जा रही है। अब इसे आप आगे स्कैन करें तो देखिए, ये 1951 से 1979 तक ये एक सामान्य सीट था, मतलब उस वक्त ये एससी आरक्षित नहीं था। 1980 में ये पहली बार आरक्षित हुआ और तब से अनुसूचित जाति के लिए इसे रिजर्व कर दिया गया। लेकिन जो अब स्थिति है उसमें से एक जो नई स्थिति पैदा हुई वो ये हुई कि जो भोक्ता जाति है उनको जनजाति में शामिल कर दिया गया और इसलिए वो अब अनुसूचित जाति में नहीं है। और इसी वजह से इस बार सत्यानंद भोक्ता, जो वर्तमान झारखंड सरकार में मंत्री हैं, वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। तो अब आरजेडी को एक नए उम्मीदवार की तलाश होगी। तो ये इसको स्कैन करने पर आपको दिखता है। और यहाँ पर जो मुख्य मुकाबला आप देखें तो हाल फिलहाल में बीजेपी और आरजेडी के बीच होता रहा है। लेकिन अब इस बार क्या होता है, क्योंकि एक बात तो तय है कि इस बार बीजेपी चुनाव नहीं लड़ रही है, तो ये एलजेपी बनाम आरजेडी जो है इस बार लड़ाई होगी। तो एक लड़ाई शुरुआत हो रही है। जब आप चतरा को स्कैन करते हैं और देखना शुरू करते हैं 2019 के चुनाव में, तो जो आप देखना चाहते हैं वो आपको नहीं दिखता। फिर आप 2014 में आते हैं, तब भी वो नहीं दिखता। 2009 में भी नहीं दिखता, वो दिखता है 2005 में। जी हाँ, मैं एलजेपी की बात कर रहा हूँ। एलजेपी यहाँ से जो आखिरी बार चुनाव लड़ी है वो चुनाव उसने 2005 विधानसभा में लड़ी थी। उसके बाद से एलजेपी चतरा सीट पर चुनाव नहीं लड़ रही थी और अब एनडीए गठबंधन में उसे चतरा की सीट मिली है।
चलिए, तो काफ़ी दिलचस्प अब ये सीट बन गई है। देखिए, अब उसके लिए तो प्रत्याशी जो वहाँ से पहले से इंतज़ार में होंगे, उनके बीच में थोड़ी सी निराशा होगी, क्योंकि अब भोक्ता जो है वो इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। तो ऐसे में कहीं ना कोई विकल्प सब ने तैयार करके रखा हुआ है। आगे भी हम इस पर बात करेंगे कि किस वजह से इस सीट पर कोई व्यक्ति जीतता है या कोई उम्मीदवार जीतता है। लेकिन उससे पहले ये जानना चाहेंगे, सत्यानंद भोक्ता जो मंत्री भी हैं फिलहाल, अब इस सीट पर जो 3 बार जिन्होंने जीत दर्ज की है चतरा सीट से, अब उनके सामने विकल्प क्या होगा? देखिए, उनके सामने जो विकल्प है वो ये है कि वो अपनी पुत्रवधू को इस सीट से चुनाव लड़ा सकते हैं। और इसकी चर्चा जो है वो हो रही है कि रश्मि प्रकाश इस सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, क्योंकि वो अनुसूचित जाति से हैं। और ये संभावना व्यक्त की जा रही है कि आरजेडी से उन्हें टिकट मिल सकता है। हालांकि इसे लेकर कुछ जो है विरोध के स्वर भी मुखर हो रहे हैं, चूंकि कई कार्यकर्ता जो एलजेपी के हैं उन्हें लग रहा है कि अगर अब सत्यानंद भोक्ता नहीं लड़ रहे हैं चुनाव तो उनके लिए अवसर है। तो एक विरोध के स्वर भी हैं यहाँ पर। लेकिन जो प्लानिंग है सत्यानंद भोक्ता की, मुझे ऐसा लगता है कि शायद वो अपनी पुत्रवधू के लिए जो है वो आरजेडी सुप्रीमो से बात करें और कोशिश करें कि वो अपनी पुत्रवधू को, बहू को जो है यहाँ से आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ाएं। चलिए, तो ये देखिए, अब बहू एक विकल्प है, क्योंकि उनकी बहू जिस समाज से आती है वो फिलहाल एलिजिबल है सीट से लड़ने के लिए। और कहा उस वक्त ही जा रहा था जब शादी हो रही थी उनके बेटे की, कि हो सकता है चुनावी मैदान में वो उतरे। बहरहाल अब राजनीतिज्ञ हैं तो राजनीति में दूरदृष्टि रखना भी बेहद जरूरी है। अब बात करते हैं इस सीट पे कौन से वैसे कारक हैं जो जीत के लिए जरूरी होते हैं, और क्या वही फैक्टर इस बार भी उस सीट पर नजर आ रहे हैं? देखिए, अगर आप चतरा सीट को स्कैन करें तो आपको कुछ प्रमुख व्यक्तियों के बीच में लड़ाई होते हुए दिखेगी। ये चुनावी रण कुछ व्यक्तियों के बीच में होता रहा है, और इसमें ये बात अलग है कि वही व्यक्ति कभी किसी और पार्टी से तो कभी किसी और पार्टी से चुनाव लड़ता रहा है। लेकिन जैसा मैंने आपको शुरुआत में ही कहा कि यहाँ आप देखें कि सत्यानंद भोक्ता और जनार्दन पासवान के बीच मुकाबला जो है वो अक्सर देखा गया है। अगर आप 2000 में देखें तब सत्यानंद भोक्ता जीते थे और उन्होंने जनार्दन पासवान को 6495 वोटों से हराया था। फिर उन्होंने 2005 में दूसरी बार लगातार जीते थे सत्यानंद भोक्ता, और तब भी उन्होंने जो है वो जनार्दन पासवान को ही पराजित किया था 4682 वोट से। पहली बार जनार्दन पासवान जो है वो जीतते हैं 2009 में, और तब वो आरजेडी के कैंडिडेट थे और उन्होंने जो है वो जीत हासिल की थी। अब इसमें बीजेपी से जो है सूबेदार पासवान को टिकट मिला था, जबकि 2000 और 2005 में सत्यानंद भोक्ता जो है वो बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। और इस चुनाव में आपको अगर आप देखते हैं तो सत्यानंद भोक्ता प्रमुख रूप से जो है वो नहीं दिखाई देते हैं। फिर 2014 में बीजेपी जो है वो जयप्रकाश सिंह भोक्ता को टिकट देती है, लेकिन सत्यानंद भोक्ता जो है वो जेवीएम के टिकट पर यहाँ चुनाव लड़ते हैं और वो दूसरी पोजीशन पर चले जाते हैं, और जनार्दन पासवान जो कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे वो तीसरी पोजीशन पर चले जाते हैं, और जयप्रकाश सिंह भोक्ता एक बड़ी जीत अर्जित करते हैं 20,576 वोटों से। लेकिन 2019 में जब जनार्दन पासवान बीजेपी में आते हैं तो सत्यानंद भोक्ता जो है निकलकर आरजेडी में चले जाते हैं, और आरजेडी के टिकट पर सत्यानंद भोक्ता जीतते हैं और जनार्दन पासवान हारते हैं। 24,000 वोटों से सत्यानंद भोक्ता ने वो चुनाव जीता था। अब अगर आप इस सीट पर जातीय समीकरण की बात कीजिए तो एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन जो आरजेडी के लिए होता है, माई समीकरण की अगर हम बात करें तो वो यहाँ पर आपको दिखता है, क्योंकि यहाँ जो यादवों की संख्या है या प्रतिशत कह लीजिए, वोट प्रतिशत,
वो लगभग 16% के आसपास है। 15.8% जो है वो यादव हैं, और अगर आप मुस्लिम की बात करें तो वो 15.1, मतलब कि 31% वोट जो है वो एक्यूमुलेट होता है आरजेडी के नाम पर। चूंकि चतरा जो है, जैसा मैंने आपको बताया, बिहार से सटा है, तो उसका इंपैक्ट यहां पर दिखता है, और वो माई समीकरण आरजेडी को वोट करता रहता है। और यही वजह है कि हमेशा जो है आरजेडी मुख्य मुकाबले में रहा है। सिर्फ मैं देख रहा हूं कि एक बार वो तीसरी पोजीशन पर गया था 2014 में, नहीं तो 2000 से देखिए तो वो मुख्य मुकाबले में रहा है। इसके अलावा यहाँ राजपूत वोटर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा हैं, वो भी अच्छी संख्या में हैं, लगभग 8% के आसपास। बनिया वोटर्स हैं, महतो वोटर्स की संख्या भी लगभग 5-6% यहाँ पर है। तो ये सारे लोग तो दिखते हैं, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात है जिसकी वजह से ये सीट एलजेपी को संभवतः दी गई है, वो ये है कि यहाँ अनुसूचित जाति वोटर्स जो हैं सबसे ज्यादा संख्या में हैं, और उनका जो प्रतिशत है वो 35.87% है। और बीजेपी चतरा सीट देकर चिराग पासवान को दूर की सोच रहा है। इस एक सीट को देकर उसकी नजर कई सीटों पर है कि चिराग पासवान चूंकि एक दलित नेता के तौर पर उभरे हैं पूरे देश में, तो एक सीट उन्हें चतरा की मिली है, और फिर जब वो कैंपेन करेंगे तो अलग अलग क्षेत्रों में करेंगे, और कम से कम ऐसे ही 25 सीटें हैं जहां जो है 14% से ज्यादा दलित आबादी होती है। कुछ जगहों पर तो 30% से भी ज्यादा आबादी है, फिर 25 से 30% के भी रेंज में आता है। तो बीजेपी वहां फायदा देख रहा है, और इसलिए उन्होंने जो ये चतरा सीट है वो चिराग पासवान को दी है। यहाँ पूरे राज्य में सर्वाधिक अनुसूचित जाति वोटर्स हैं, इससे ज्यादा अनुसूचित जाति के वोटर्स 81 विधानसभा में अन्य कहीं नहीं है, सबसे ज्यादा चतरा में ही है। तो चलिए, कई सारे फैक्टर हैं जो चुनाव को प्रभावित करेंगे इस बार भी, लेकिन इस बार जो खेला हो गया है, ये कह सकते हैं कि अब सत्यानंद भोक्ता इस सीट पर चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। उसके बाद का मुकाबला कैसा दिख रहा है? एलजेपीआर की पार्टी से कोई प्रत्याशी यहाँ पर रहेगा, और इधर या तो अगर वो अपनी बहू को उतारते हैं तो आरजेडी पार्टी से उतारते हैं, और अगर बहू को नहीं उतारते हैं तो फिर कौन आरजेडी की तरफ से कैंडिडेट हो सकता है, और फिर मुकाबला कैसा दिखेगा? देखिए, अभी एक चीज जो है उस पर दोनों पार्टियों की स्थिति एक जैसी मुझे दिखती है। देखिए, बीजेपी को वहां से टिकट नहीं मिला तो बीजेपी के कार्यकर्ता स्वाभाविक तौर पर निराश हैं, क्योंकि उन्हें उम्मीद थी कि बीजेपी को ये सीट मिलेगी, और बीजेपी ने लोकसभा में यहाँ 67,845 वोट से लीड किया था। तो कार्यकर्ताओं को उम्मीद थी कि उनके दल का ही प्रत्याशी होगा। और दूसरी बात यह है कि एलजेपी ने यहाँ आखिरी बार 2005 में चुनाव लड़ा था, तो इसका मतलब यह है कि एलजेपी का संगठन यहाँ उतना शायद मजबूत नहीं है, क्योंकि अगर संगठन मजबूत हुआ होता तो वो यहाँ पर चुनाव लड़ते रहते। तो ऐसी कोई चीज जो है वो दिखी नहीं है। तो मुझे लगता है कि एक नाराजगी इधर है, दूसरी तरफ आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है, जो नाराजगी सत्यानंद भोक्ता को लेकर नहीं होती थी, लेकिन उन्हें ये लग रहा है कि अगर सत्यानंद भोक्ता अपनी फैमिली से किसी को यहाँ पर चुनाव लड़वा रहे हैं, जो कि एक बातें निकल कर आ रही हैं, हालांकि इस पर अभी मुहर लगा नहीं है, किसी भी दल ने प्रत्याशी की घोषणा अभी की नहीं है, ये सारी चीजें कयासबाजी ही है। लेकिन जो कयासों में बात कही जा रही है उसके अनुसार जो बातें निकल कर आ रही हैं कि सत्यानंद भोक्ता की बहू रश्मि प्रकाश यहां से चुनाव लड़ सकती हैं, तो इसे लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों ही पार्टी के पास जो है कार्यकर्ता जो ज्यादा मिलेंगे, चूंकि एलजेपी का यहाँ उतना बेस है नहीं, तो उन्हें बीजेपी के कार्यकर्ता ही चाहिए होंगे, तो उनमें भी थोड़ी नाराजगी अभी है। दूसरी तरफ आरजेडी के कार्यकर्ताओं में भी थोड़ी नाराजगी है। लेकिन वोटर्स क्या सोचते हैं वो महत्वपूर्ण होगा। अगर आप लोकसभा को इंडिकेशन माने तो बीजेपी के फेवर में 67,845 वोटों की लीड है यहाँ पर। लेकिन जब 2019 में लोकसभा चुनाव हुआ था
तब बीजेपी यहां से 90,000 से लीड की थी, लेकिन फिर भी वो विधानसभा का चुनाव हार गई। चूंकि ये बात हम बार बार हम लोग करते रहते हैं कि जो जनता है वो बहुत सोचकर वोट करती है, उसे पता होता है कि क्या लोकसभा चुनाव है और क्या विधानसभा चुनाव है। तो इसीलिए जो है इसकी प्रतीक्षा करनी होगी। देखिए, ये बहुत संभव है कि एलजेपी की ओर से जो प्रत्याशी हो वो बीजेपी का ही कोई कार्यकर्ता हो। इससे आप बीजेपी के कार्यकर्ताओं की नाराजगी को थोड़ी कम कर सकते हैं कि उन्हें लगेगा कि चलिए हमारे बीच का ही व्यक्ति जो है वो यहाँ से प्रत्याशी बना है। दूसरी तरफ आरजेडी इस मामले को किस तरह से देखती है, ये देखना भी दिलचस्प होगा कि क्या वो रश्मि प्रकाश को आरजेडी टिकट देता है या फिर जो है वो किसी नए उम्मीदवार की तलाश करता है। तो फिलहाल हमें प्रतीक्षा तो करनी होगी, लेकिन जब एक बार चुनाव शुरू होगा, चूंकि अब बहुत ज्यादा वक्त है नहीं, आज से नॉमिनेशन चतरा में स्टार्ट हो गया। चतरा में पहले फेज में ही इलेक्शन है 13 नवंबर को ही, तो 25 तक जो है वो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, क्योंकि 25 अक्टूबर आखिरी दिन है नॉमिनेशन का। तो उस वक्त तक सारी चीजें जो है खुलकर सामने आ जाएंगी, और जब एक बार उम्मीदवार सामने आ जाएंगे तब फिर बाकी चीजें भी क्लियर होंगी। लेकिन ये तय है कि ज्यादातर सीटों की तरह चतरा में भी आमने सामने की लड़ाई होगी। अगर कोई बागी खड़ा नहीं हुआ तो लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में यही फर्क होता है। विधानसभा के चुनाव में बागी ज्यादा मिलते हैं और इसी वजह से वो खेल बिगाड़ते हैं, और खूब दल बदल भी होता है इस वक्त, और दल बदल भी खूब होता है विधानसभा के चुनाव में। और बागी ने क्या कुछ किया है, अगर ये जानना हो तो आप हरियाणा के रिजल्ट को देखिए और वहां के कांग्रेस के नेताओं से पूछिए, तो वो बताएंगे आपको कि बागी क्या कुछ कर सकता है। तो ये चीजें जो है नुकसान बागी दोनों दलों को पहुंचाते हैं, जिस पार्टी के भी बागी होते हैं, क्योंकि जब वो जाते हैं तो उसी पार्टी के कुछ वोट लेकर वो जाते हैं, चाहे वो 5,000 लेकर जाएं, 10,000 लेकर जाएं, और विधानसभा में मार्जिन चूंकि बहुत बड़ी होती नहीं है, तो वैसी परिस्थिति में आपको हार का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मुझे लगता है कि दोनों दल अपने कार्यकर्ताओं को पहले तो समझाने की कोशिश करेगी कि कोई बागी ना हो, और अगर आमने सामने की लड़ाई होती है तब फिर कांटे की लड़ाई होगी, और उसमें जीत किसे मिलती है फिल वक्त बताना मुश्किल है। चलिए, तो ये चतरा का आंकड़ा आप देख रहे थे, वहां के समीकरण, वहां उस सीट का मिजाज से हम स्कैन करने की कोशिश कर रहे थे।